नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारत सरकार ने आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जबरदस्त धमाका दिया है। जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक सनकी तानाशाह की तरह आसिम मुनीर आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। मुनीर को लगा ये सुनकर भारत डर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। भारत ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को ही एक्सपोज कर दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान में ही फील्ड मार्शल की फजीहत हो रही है। भारत ने 5 पैराग्राफ में मुनीर को जबरदस्त डांट लगाई है। आज भारत सरकार ने 5 पैराग्राफ में पाकिस्तान की एक आदत का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। भारत ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बात बात में न्यूक्लियर अटैक की बात करता है। परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शामिल है। उसके पास सिर्फ एटम बम वाली धमकी ही स्टॉक में है। भारत ने दुनिया को सचेत किया है कि मुनीर का बयान कितना गैर जिम्मेदार है। भारत ने दुनिया को सावधान करते हुए यह भी कहा है कि मुनीर का एटम बम वाला बयान इस शक को और गहरा करता है कि जिस देश की सेना का आतंकवादियों से गठजोड़ है, वहां न्यूक्लियर वेपन्स की सुरक्षा और नियंत्रण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने अपने बयान में यह भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी के आगे हिंदुस्तान नहीं झुकेगा और सुरक्षा के लिए सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो क्या यह अगले युद्ध का रेड अलर्ट है? क्या नए युद्ध का सायरन किसी भी वक्त बज सकता है? क्या नया युद्ध होने वाला है? क्या नए युद्ध का अलर्ट जारी कर दिया गया है? क्या यह युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आर्मी को रेडी रहने का ऑर्डर दे दिया है? युद्ध किसी भी वक्त शुरू होगा, तैयारी कीजिए। क्या मोदी ने यह कह दिया है? इसका इंडिकेशन मिल चुका है, और यह इंडिकेशन किसी और ने नहीं, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly. The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly. पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान आना, फिर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान आना, और अब इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आना, यही संकेत दे रहा है कि अगस्त में कुछ न कुछ तो होने वाला है। और यह भी कोई संयोग नहीं हो सकता कि 9 अगस्त को इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से बहुत जल्द होने वाले अगले युद्ध का जिक्र किया, और 10 अगस्त को मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम एक बार फिर से मेंशन कर दिया। इसका मतलब ही ये हुआ कि अंदर ही अंदर कुछ तो जरूर चल रहा है, कोई ना कोई प्लान तो जरूर बन रहा है। और हिंदुस्तान के जबरदस्त अटैक के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तान में सबके पसीने छूट रहे हैं। सब कैमरे पर आकर कह रहे हैं भारत फिर से हमला करने वाला है, अब की बार नहीं छोड़ने वाला है। और अब आने वाले दिनों में इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स, आई टेल यू, अ फ्यू वीक्स, वी आर दिस शॉर्ट ऑफ, मैं हमेशा कहता हूं फुल स्केल वॉर, कहता हूं ना, फुल स्केल वॉर होगी, बड़े मैग्नीट्यूड की होगी, ये प्रोलॉन्ग करेगी। और आपकी कैपेसिटी कितनी है, इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, आप ये ज़हन में रख के फिर जंग की तरफ जाइए। क्या ऑप्शन है इंडिया के पास नए जहाजों की, जो वो लेकर तो फिर हम पर एयर स्ट्राइक कर सकते? हिंदुस्तान डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर रहा है बड़ा अग्रेसिवली। इंडिया जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान पे हमला करेगा। अब इज प्लानिंग टू टारगेट, तो दे कैन टारगेट एनीवे। कल 2 सर्विसेज चीफ का स्टेटमेंट जारी करना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। दैट इज टू रीइंफोर्स ईच अदर, दे केम विद प्लानिंग। तो इंडिया ने जो किया, दैट्स द चॉइस, दे डिड इट गुड। आप जो मर्जी करें, हमको आपको रोक थोड़ा ही सकते हैं, हमको आपको रोक थोड़ा ही सकते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो कर लिया भाई, ठीक है, करें, मारें ऑपरेशन, करें, गुड, गो फॉर इट। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त फुल स्केल वॉर की शुरुआत कर सकता है। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि भारत अब लंबा युद्ध करने का इरादा कर चुका है।
पाकिस्तानी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत काफी अग्रेसिवली युद्ध के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। यह बात सही है और इसकी एक वजह पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भी है। मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान की जगुलर वेन बताया है। पिछली बार जब मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान का जगुलर वेन बताया था तो उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। इस बार मुनीर एक स्टेप आगे चला गया है। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर अमेरिकी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स की मौजूदगी में मुनीर ने अपना खतरनाक प्लान बताया है। अमेरिका से मुनीर का कोई ऑडियो नहीं आया, मुनीर की स्पीच का कोई वीडियो नहीं आया, सिर्फ तस्वीरें आई हैं। और इन तस्वीरों के अलावा कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिससे यह पता चल रहा है कि मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मुनीर ने फ्लोरिडा में खड़े होकर कई गीदड़ भभकियां दी हैं। मुनीर की पहली गीदड़ भभकी यह है कि वो भारत के डैम बनने का इंतजार करेगा, फिर मिसाइल से अटैक करके डैम को तबाह कर देगा। मुनीर की दूसरी गीदड़ भभकी यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान को लगेगा कि हम खत्म होने वाले हैं तो पाकिस्तान आधी दुनिया को तबाह करके खत्म होगा। इशारा भारत की तरफ है। यह पहला मौका है जब अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी दी है। मुनीर की तीसरी गीदड़ भभकी यह है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो क्या मुनीर की इस धमकी का सीधा कनेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मुनीर ये सारी बातें कह रहा था उस वक्त बंद कमरे में ट्रंप की सरकार से जुड़ा कोई ऑफिशियल ना रहा हो। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के इस पाकिस्तान प्रेम के पीछे कोई ना कोई गेम जरूर है। इस गेम की पोल भारत ने खोल दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मुनीर के बयान को ना सिर्फ गैर जिम्मेदार बताया है बल्कि अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा करते हुए साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है और बाकी का काम खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पाकिस्तानी तो ये तक कह रहे हैं कि मुनीर ट्रंप के साथ जितनी भी गलबहियां क्यों ना कर ले, मोदी दोनों का परमानेंट इलाज कर देंगे। तो क्या भारत पाकिस्तान का अगला युद्ध बहुत जल्द होगा? और क्या यह युद्ध अब की बार पहले से भी भीषण होगा? क्या इस बार सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स नहीं, नेवी का भी रोल होगा? लग तो ऐसा ही रहा है और इसका हिंट भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। मोदी ने यह हिंट आज या कल नहीं 10 मई की सुबह ही दे दिया था जब नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से एक बात कही थी। जानते हैं मोदी ने क्या कहा था? उस दिन प्रधानमंत्री ने नौसेना प्रमुख से कहा था, हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, आपको मौका फिर मिलेगा। मोदी ने नेवल चीफ से जिस मौके की बात की थी वो मौका बहुत जल्द आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान भारत की नौसेना अग्रेसिव पोस्चर में थी। कराची धुआं धुआं करने के लिए रेडी थी और तैयारी इस वक्त भी तगड़ी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि युद्ध हुआ तो नौसेना के प्रकोप से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। कुछ घंटों पहले ही ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस हिमगिरी युद्धपोत ने इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाई है और ऐसे ही कई युद्धपोत जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए मिशन मोड में एक्टिवेट हो चुके हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चैप्टर में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स से बरसाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाजा पहले से हो चुका है और अब उसे हिंदुस्तान की नौसेना का भी खौफ सता रहा है।
वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान में जैसे ही ब्रह्मोस का नाम आता है, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबका खौफ हाई हो जाता है। हमारी शहबाज एयरबेस जैकबाबाद वाली हिट हुई थी, हमारा हैंगर तबाह हुआ था, इस हद तक तो बात ठीक है। हमने किसी स्टेज पे जो अपना डैमेज हुआ था वो नहीं छुपाया था। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा था कि हमारे बेसिस हिट हुए हैं, हमारे कुछ डैमेज हुए, पेन्स को डैमेज हुआ था, इसमें कहीं शक नहीं हमने किया। तो ये वॉर की एक प्राइस होती है, लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि जब जंग होती है तो ये नहीं होता कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द को कंक्रीट की दीवार है तो हमारी तरफ तो कोई मिसाइल या बॉम्ब नहीं आएगा, हम सिर्फ जान भिजवा सकते हैं। दिस इज द प्राइस ऑफ द वॉर, दोनों साइडों को पे करनी पड़ती है और हम कबूल कर रहे हैं, किसी स्टेज पर हमने डिनाई नहीं किया था पाक मिसाइल। उन्होंने ब्रह्मोस मारे हमारी एयरबेसिस पे। जी डेफिनेटली, ब्रह्मोस के अलावा भी दूसरे भी, लेकिन ब्रह्मोस भी शामिल था। लेकिन ब्रह्मोस से तो जहाज डैमेज हो जाएगा ना, इट्स ब्रह्मोस। डिपेंड करता है उसकी कितनी एक्यूरेसी है और वॉरहेड कौन सा। वॉरहेड इंडिया ने कौन सा वॉरहेड यूज किया ब्रह्मोस के साथ? जी उसके एक पर्पस बिल्ट एक उन्होंने किया था, जिसका मैं ही अर्ज कर रहा हूं कि हम फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि हमारा डैमेज हुआ था। एक्सटेंट ऑफ डैमेज कौन सा, कितने % दीवार गिरी, कितनी ईंटें टूटी, और वो मेरे पास इस वक्त डाटा नहीं है, बट डेफिनेटली जितना हुआ था हमने पहले दिन ही मान लिया। इंडियन आर्मी इज वेरी स्मार्ट, वेरी केयरफुली इन्होंने मैसेजिंग की है इंडिया की लीडरशिप को, बहुत केयरफुली, स्टार्टिंग फ्रॉम CDS चौहान, लेटर ऑन जनरल AP सिंह साहब ने, जो पहले जब ये बोले, एंड सेकेंड टाइम बोले में है AP साहब जो है, एंड सेकेंड टाइम जब इंडिया के जो डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले कि एक ही दिन एयर चीफ बोले, एक ही दिन आर्मी चीफ बोले, एज आई कुड गेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही दिन जब दो बड़े सर्विसेज चीफ बोलते हैं तो इट मीन्स टू रीइंफोर्स द मैसेज। सो जो सिद्धू साहब ने कहा वो विद्वी साहब कह रहे हैं, सॉरी AP सिंह साहब ने कहा वही जो है वो मैं कह रहा हूँ। सो ये एक वो ऐसी चीज़ आई है जिसको आई थिंक दे बिलीव कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के लिए, एंड ऑब्वियसली इट्स अ मैसेज फॉर अस कि ये बेसिकली इंडियंस किस तरह प्लान कर रहे थे। इंडियन नेवी के अटैक का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप कराची से आई इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बस कुछ घंटों पहले ही कराची पोर्ट पर पाकिस्तान ने 2 दिन की पोर्ट सिक्योरिटी और हार्बर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। इस ड्रिल की एक दूसरी वजह भी है। इंडियन नेवी ने आज ही अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज की है, वो भी पाकिस्तानी वाटर्स के बेहद करीब। और भारतीय नौसेना की वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान इतना पैनिक में आ चुका है कि उसने भी अरब सागर में इंडियन नेवी की वॉर एक्सरसाइज वाली जगह से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। रही बात आसिम मुनीर की, तो वो अमेरिका में बैठकर ट्रंप के साथ सेटिंग कर रहा है, अमेरिकी सेना के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा है, हिंदुस्तान को एक बार फिर से न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मुनीर मोदी के अगले स्टेप से बहुत डर रहा है, और इस डर को पाकिस्तानी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आपको ये सुनाते हैं। दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी डिनर पार्टी चल रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे होस्ट बने हैं। मोदी विरोधी खेमे के ज्यादातर बड़े नेता इसमें पहुंच चुके हैं। इस डिनर पार्टी से पहले आज ही के दिन दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने लीड किया और दावा किया गया कि 300 सांसद जुटा लिए गए। राहुल गांधी इन सांसदों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहते थे, लेकिन पहुंच गए हवाला। ये प्रदर्शन 2 घंटे तक चला और इस प्रदर्शन में कई चीजों ने लोगों का ध्यान खींचा। संसद भवन के सामने ऐसा क्या हुआ? प्रदर्शन में अखिलेश सबसे ज्यादा लीड कैसे लेते दिखे? ममता की पार्टी कैसे अलग रास्ते पर चल रही थी? राहुल गांधी ने कौन से नारे लगाए? प्रियंका ने किसे कायर कहा? आज दिल्ली में हुए प्रदर्शन की पूरी पॉलिटिकल डिक्शनरी को डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे
इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। अखिलेश यादव 3 बैरिकेडिंग एक झटके में कूद गए, ऐसा क्या हुआ? शिवपाल के बेटे आदित्य पुलिस से उलझ गए, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ सड़क पर जम गए, क्यों? सरकार कायर है। प्रियंका गांधी कायर कायर कर रही हैं, आखिर क्यों? 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? डिंपल यादव बीजेपी का वोटिंग परसेंट क्यों कैलकुलेट कर रही हैं? संसद के बाहर विपक्षी जमावड़े में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आई। क्यों कटनी छटनी हो रही है? हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड? ये जो भी प्रतिनिधि आज प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जनता से चुन कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले हैं। हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, इसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी, हेमंत सोरेन की झामुमो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सब है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने पहले सोशल मीडिया पर खूब माहौल बनाया। अपनी टाइमलाइन पर वोट चोरी वाली लाइन फिट की। हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनावी घोटाले वाला नैरेटिव सेट किया। धमकी वाला पोस्टर भी चिपकाया। माहौल सेट करने के बाद राहुल गांधी ने स्टेज सजा दिया। मोदी विरोधी सारी पार्टियों को एक ही टोपी पहना दी, सिर्फ अखिलेश ने राहुल की टोपी नहीं पहनी। पूरा माहौल बनने के बाद राहुल ने सर पर फुटअव्वल शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर माइलेज अखिलेश ले गए। राहुल गांधी जमावड़ा जमाते रह गए, धरना देते रह गए और अखिलेश यादव छलांग लगा गए, बैरिकेड लांग गए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है। इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में। राहुल वोट चोरी की बात करते रह गए, अखिलेश छलांग लगाकर मामले को वोट की डकैती तक ले गए और डिंपल यादव ने भी वही लाइन पकड़ ली। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ
77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। राहुल गांधी 300 विपक्षी सांसदों के साथ संसद से इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 300 की जगह 30 सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया। लेकिन राहुल गांधी सांसदों की संख्या को ही मुद्दा बना लेते हैं। सड़क पर खड़े होकर राहुल गांधी वोट चोरी चिल्लाते हैं। प्रियंका गांधी भी सड़क के बीच सरकार कायर है, सरकार डर गई है वाला नैरेटिव फिट करती हैं। डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। पुलिस से बहस होती है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, खड़गे सब मिलकर 2 घंटे तक बवाल करते हैं, लेकिन 30 सांसदों के साथ जाना मंजूर नहीं करते और इसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेटा फटेगा वाली लाइन पकड़ लेते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। राहुल गांधी 30 सांसदों के साथ ईसी क्यों नहीं गए, सड़क पर ही बवाल क्यों करते रहे? इसकी पोल उनकी पार्टी के अध्यक्ष खोल देते हैं, खोलकर बता देते हैं कि मोदी विरोधी खेमे में स्पेशल 30 सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सच बात यह है कि प्रॉब्लम 30 सांसद सेलेक्ट करने की नहीं है। सच यह है कि वोट चोरी करने वाले न्यू नैरेटिव में राहुल गांधी बुरी तरह से फंस चुके हैं। राहुल ने कुछ दिन पहले 1 घंटा 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था। आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली हुई, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के दौरान वोटों की चोरी की गई है। राहुल की नई लाइन मोदी विरोधी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से फिट कर ली। राहुल ने महाराष्ट्र का नाम लिया तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल की लाइन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ गए। क्यों कटनी छटनी हो रही है? हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड? ये जो भी प्रतिनिधि आज प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जनता से चुन कर आए हैं, उन जनता के वोट से लेकर आए जिन पे आप क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्यों हम एक साथ होकर नहीं आपसे मिल सकते हैं? क्यों आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? तो यही हमारा विरोध है कि आप पहले परमिशन नहीं देते हैं, फिर परमिशन देते हैं तो 30 लोगों की देते हैं, फिर कहते हैं एफिडेविट लाओ, फिर कहोगे कुछ लाओ, फिर कुछ लाओ, पर जवाब जनता को देंगे नहीं। पहले कहा प्रूफ लाइए, अब प्रूफ आया तो कहा एफिडेविट लाइए, एफिडेविट लाएंगे तो एमपी के हस्ताक्षर लाइए, फिर एमपी के हस्ताक्षर आएंगे, फिर कहेंगे जनता के हस्ताक्षर लाइए, फिर कहेंगे जिनके वोट्स निकले उनके हस्ताक्षर लाइए। अरे ये जवाबदेही हमारी नहीं है, हमने कुछ उजागर किया है, वो जवाब आपको देने का समय है। आप जवाबदेही से बच रहे हैं।
बिहार में चुनाव है, SIR का मुद्दा गर्म है, तो RJD ने भी राहुल की लाइन तुरंत लपक ली। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। अखिलेश को लोकसभा में अच्छी खासी सीटें मिली, राहुल के स्टेटमेंट में अखिलेश के लिए स्कोप नहीं था, तो उन्होंने यूपी उपचुनाव वाली स्क्रिप्ट सेट कर ली, यानी जो जहां हारा उसने वहीं गड़बड़ी वाली थ्योरी फिट की। गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? SIR रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। राहुल ने वोट चोरी वाला नया पॉलिटिकल फॉर्मूला तो सुना दिया, लेकिन ये नया नैरेटिव उनके गले की फांस बन चुका है। वोट चोरी वाली नई थ्योरी पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांग लिया है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट के साथ पुख्ता सबूत मांगे हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल से एफिडेविट के साथ इनवैलिड वोटर्स की लिस्ट मांग ली है। हरियाणा से भी राहुल को एफिडेविट और एविडेंस वाली चिट्ठी मिल चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से कह दिया है कि वोट चोरी का दावा सही है तो वो हलफनामा साइन कर दें, और अगर उन्हें अपने दावों पर यकीन नहीं है तो वो देश से माफी मांगे। राहुल चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, तब तक कांग्रेस के लिए सब ठीक था। राहुल वोट चोरी वाला नैरेटिव फिट कर रहे थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने सबूत मांगना शुरू किया, एफिडेविट मांगना शुरू किया, राहुल गांधी पूरे मोदी विरोधी टोले को लेकर सड़क पर उतर आए। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, AICC की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। राहुल को किस बात का डर है? वोट चोरी हुआ है तो राहुल एफिडेविट दे सकते थे, सबूत दे सकते थे, लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधे 300 सांसदों को साथ लेकर सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। 30 को बुलाने पर भी नहीं माने। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। अब ये कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर MP बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया।
राहुल गांधी डेड डेमोक्रेसी वाली नई स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। अखिलेश यादव वोट डकैती का नया कीवर्ड लेकर आए हैं। तेजस्वी भी बिहार से सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद अखिलेश कहां थे? यूपी उपचुनाव में हारने के 8 महीने बाद अखिलेश की नींद क्यों खुली है? यूपी का जिला गाजियाबाद आज गन शॉट के साउंड से हिल गया। गाजियाबाद में दबंगों ने 20 सेकंड में 7 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का आरोप हरीश चौधरी पर लगा है। 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी की लोकेशन का कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। इस बीच आरोपी हरीश चौधरी ने वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताया है। हरीश चौधरी का कहना है कि उसने जान बचाने के लिए फायरिंग की है। गाजियाबाद में मचे गदर की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बीच बाजार दिन दहाड़े खुलेआम जिला गाजियाबाद में गोली चली। बदमाश ने मंडी में ताबड़तोड़ तड़ातड़ ट्रिगर दबाया। 20 सेकंड में 7 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। गोली तुम बना दो गोली चला रहा, बना दो ये गोली चला रहा, गोली ये रहा गोली। सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में काली पिस्टल लेकर इस बदमाश ने कोहराम मचाया। बदमाश सब्जी मंडी में बेखौफ होकर पिस्टल का ट्रिगर दबा रहा था। गन शॉट के साउंड से दहशत फैला रहा था। जब सफेद कुर्ते पैजामे वाला बदमाश गोलियां चला रहा था, तब इसके गुर्गे तोड़ फोड़ मचा रहे थे। सब्जी मंडी में रखी गई कुर्सियों को तोड़ फोड़ रहे थे और व्यापारियों पर हमला बोल रहे थे। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मंडी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। आ जाओ प्रधान जी, इधर आ जाओ, आ जाओ तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, बंदी पिस्टल आया, पिस्टल गोली चल रही, आ जा गोली चल रही, चला गोली चला गोली चली, बंदी वीडियो चला गोली चला। एक गोली चला रहा है, गुंडे है रे, ये नंद किशोर कूदे क्या गुंडे है रे, एक गोली चला रहे, जा रहे गोली चला रहे रे। पिस्टल बाज ने न सिर्फ दहशत के लिए हवाई फायरिंग की, बल्कि सब्जी मंडी के दुकानदारों को टारगेट पर लेकर भी गोलियां दागी। एक गोली इस दुकानदार के दाहिने पैर में लगी। अबे गोली मार दी इसके, गोली मार दी। जैसे ही दुकानदार गोली लगने से घायल हुआ, दुकानदारों का गुस्सा भड़क उठा। तो दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उन्हीं दुकानदारों ने बदमाशों पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने भीड़ को आक्रोशित होता देख तमंचा लेकर भाग निकले। भीड़ को रोकने के लिए दोबारा फायरिंग की। गोली पिस्टल वाली गोली चला रहा, गोली पूरा गोली चला रहा। नंद किशोर का भतीजा बता रहा अपने आपे को, मारा इनकी गोली चला रहा। बदमाश की गोलीबारी से मची भगदड़ में 3 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोलीबारी की यह घटना उस वक्त हुई जब मंडी में व्यापारियों की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान मंडी परिसर में बड़ी संख्या में मंडी समिति के सदस्य, फल विक्रेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अच्छी खासी भीड़ जमा थी। तभी बदमाशों की इस गैंग ने हमला मंडी पर पिस्टल लेकर बोल दिया।
तुम बना दो। जिस शख्स ने गाजियाबाद में गोली चलाकर कोहराम मचाया उसका नाम हरीश चौधरी है। हरीश चौधरी रोनी के चिरौड़ी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हरीश चौधरी सियासी रसूख वाला दबंग व्यक्ति है। हरीश चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही मंडी में नारियल पानी का काम शुरू किया है।